नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चुनावी मौसम में जाति जाति का शोर चारों ओर है। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक के चुनाव के बाद चुनाव में आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस का फोकस चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका गांधी आदिवासी वोट का गणित सेट कर रहे हैं और सियासी फिजा में यह बात गूंजने लगी है, क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब आदिवासी होंगे किंग मेकर? मध्य प्रदेश आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी है। हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं और हम करवा के दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। आदिवासियों का ख्याल जिताएगा एमपी राजस्थान। सियासी गणित पर जिनकी पकड़, वही आदिवासी बनेंगे किंग मेकर। विधानसभा की सियासी लड़ाई दलित, ओबीसी, आदिवासी पर आई। दो 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इस कड़ी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस अपना किला बचाने की जोर तोड़ में लगी है और इसके लिए अब दोनों पार्टियों का पूरा फोकस आदिवासियों पर सेट हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले 21% आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जुटे हैं। 5 अक्टूबर को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक की आधारशिला रखी, तो उसी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मालवा निमाड़ की धरती से आदिवासियों के हक की आवाज उठाई। और अब इसी कड़ी में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर चिंता जाहिर करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल के ब्यौहारी पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर अटैक किया। राहुल गांधी ने एमपी की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मध्य प्रदेश को बीजेपी और आरएसएस की लेबोरेटरी बताया, आदिवासियों के हक की आवाज उठाते हुए शिवराज सरकार को घेरा, आदिवासियों पर अत्याचार का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे के साथ एमपी के ओबीसी और दलित समुदाय को साधने की कोशिश की। आदिवासियों की दिक्कतों और शिवराज सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए उदासीनता की बात करके राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया। नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं और मैंने कहा कि भैया ये जो पूरा बजट है इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? नहीं। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर, डराकर आपसे जमीन छीनी। आपने धरना की, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया और जो आपका है
आपसे छीना गया। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला और 10 दिन के अंदर एमपी का दूसरा दौरा है। इससे पहले राहुल गांधी 30 सितंबर को शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। उस वक्त भी राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला था और इस बार भी राहुल गांधी शिवराज सरकार और आरएसएस पर पूरी तरह हमलावर नजर आए। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। मतलब इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी, जाति जनगणना उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा, आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। राहुल गांधी के साथ रैली में मौजूद एमपी कांग्रेस के मौजूदा कप्तान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार और बीजेपी पर प्रहार किया। लेकिन बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा नहीं किया। ये भी दावा किया कि एमपी में राहुल गांधी का प्रभाव ही नहीं है। मध्य प्रदेश हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, कहां मैं जाऊं, क्या मैं कहूं। आज ये पहली सभा है चुनाव की घोषणा के बाद, पहली सभा है और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। वो केवल एक ही काम करते हैं, तोड़ा कैसे जा सकता है, विभेद कैसे पैदा किया जाए। अंग्रेज यही करते रहे। अंग्रेजों को जो सफलता नहीं मिली, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। हमारे प्रेम शुक्ला जी जैसे प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, जब आप बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा इतिहास, पूरी चीजें हमारे मीडिया के लोग इस बात को सामने रख देंगे। कांग्रेस जब सक्सेस नहीं हुई तो फूट डालो राज करो की नीति वो की, इसी पर केवल काम कर रहे हैं। देश के अंदर आज विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस जो इस देश को दिया है, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। जो आप कह रहे हैं वो उसी लाइन पर जाना चाहते हैं कि देश में डिवीजन कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है, जो ये देश अब नहीं होने देगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी समुदाय और ओबीसी को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय की गोंड वंश की वीरांगना रानी दुर्गावती के स्थल जबलपुर पहुंचकर रानी दुर्गावती के स्मारक की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी के दुर्गावती के स्मारक की आधारशिला रखने के पीछे के सियासी गणित को समझे तो महाकौशल रीजन में जबलपुर, कटनी, कमलनाथ का गढ़, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले। इस क्षेत्र में विधानसभा की 38 सीटें हैं, जिनमें से 2018 विधानसभा चुनाव में 24 सीटों पर कांग्रेस और 13 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस से बागी होकर लड़े निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। 38 सीटों में से आदिवासियों के लिए आरक्षित 13 सीटें हैं, जिनमें से 11 पर कांग्रेस और सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी विधायक हैं। एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है,
लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है, ये अब इस हद तक गए हैं कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर प्रदेश में सत्ता की वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस के लिए आदिवासी ही सबसे बड़ा सहारा है। चुनाव से पहले आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा पहुंची थी। दरअसल कांग्रेस चुनाव में आदिवासी वोटर्स को साधकर 2018 जैसी कामयाबी हासिल करना चाहती है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जिस धार जिले में पहुंची, मध्य प्रदेश की सियासत में इस क्षेत्र का गणित बेहद मायने रखता है। मध्य प्रदेश की कुल 260 सीटों में से 66 सीटें मालवा निमाड़ रीजन में हैं। मालवा निमाड़ रीजन का सेंटर धार ही है। राहुल गांधी ने एमपी में भारत जोड़ो यात्रा निमाड़ के बुरहानपुर से शुरू की और मालवा के आगर से होते हुए गुजरी। तो अमित शाह ने भी अपनी पहली चुनावी सभा के लिए मालवा के इंदौर को चुना है। राजनीतिक दलों को यह बखूबी मालूम है कि एमपी की सत्ता में मालवा निमाड़ की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 2018 के नतीजों को देखें तो मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 34 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास 29 सीटें और 3 सीटें दूसरी पार्टियों के पास हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से आदिवासी बहुल्य 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और चुनावी नतीजों में शिवराज सिंह को सत्ता खोनी पड़ी थी। 2018 विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की आदिवासी बहुल्य 22 सीटों में से कांग्रेस ने 14 पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी के खाते में महज 6 सीटें आई थी और 3 सीटें दूसरी पार्टियों के पास गईं। यानी मालवा निमाड़ में आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। तो साथ ही कांग्रेस के लिए इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती है। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। एमपी की सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी बीजेपी और सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का आदिवासी वोट बैंक क्यों जरूरी है, उस पर एक नजर डालिए। दरअसल एमपी की कुल आबादी में 21.10% आदिवासी हैं। एमपी के 7 संभाग के 20 जिलों में 80 आदिवासी विकास खंड हैं। कुल 230 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर आदिवासी निर्णायक वोटर हैं। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। 2013 में मध्य प्रदेश की 47 में से 37 सीटें बीजेपी के पास थीं, जबकि 2018 में 47 में से बीजेपी के पास 16 जबकि 31 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। यही वजह है कि आदिवासी सीटों पर खुद पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं, जिससे बड़े आदिवासी वोट बैंक को साध कर बीजेपी मध्य प्रदेश में 2023 में जीत का चौका लगा सके। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच टफ फाइट है। दोनों पार्टियां सत्ता बचाना और विरोधी को हटाना चाहती हैं। और एमपी की तरह राजस्थान में भी आदिवासी वोट का सियासी समीकरण सेट करने की कवायद तेज हो चुकी है। राजस्थान में भले ही 2 पार्टियों का शासन रहा हो, लेकिन आदिवासी इलाकों में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के साथ 2 आदिवासी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। इस बार आदिवासियों की ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी भी कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में है। यही कारण है कि राजस्थान के आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मशक्कत में जुटी। जहां पीएम मोदी इस साल 2 बार आदिवासी इलाकों में आ चुके हैं, वहीं कांग्रेस ने भी अपने नेता राहुल गांधी की बड़ी जनसभा करवाकर राजस्थान सरकार के जरिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान के आदिवासी बेल्ट की सीमा गुजरात मध्य प्रदेश से लगती है और आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से आदिवासी हकों की मांग को लेकर बनी नई पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 0.72% वोट हासिल कर 2 सीटें जीत ली थी। इसी पार्टी के 2 विधायकों ने अलग भील प्रदेश की मांग करते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी नाम से नई पार्टी बना ली है, जो आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकती है। राजस्थान का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लगभग 4 से 5 स्टेटों के अंदर ये हमारी जो पार्टी है वो काम करेगी। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए संवैधानिक जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों को लागू करने का आज तक काम नहीं किया है।
उन लोगों ने जो फ्री की योजनाएं हैं, छोटी छोटी लालच देके इस एरिया को आज तक वोट बैंक बना रखा था। आदिवासी इलाके में दो स्थानीय पार्टियों के भी सामने आ जाने के चलते अब यहां पर तकरीबन 20 से भी ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की रोचक संभावना बनाई है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार भी आदिवासी इलाके को लेकर कई बड़ी सौगातें दे रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इन 58 सीटों में से 50 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री बनने में आदिवासी इलाके की कांग्रेस को मिली सीटों ने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। राजस्थान के सियासत पर कब्जे की लड़ाई में बीजेपी ने मोदी नाम केवलम पर भरोसा जताया और पीएम मोदी भी अपने अंदाज में चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। राजस्थान में वैसे भी किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में दलित और आदिवासी मतदाताओं की सबसे बड़ी भूमिका रहती। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय के लिए 200 में से 25 विधानसभा सीटों को मिलाकर अनुसूचित जाति के लिए कुल 59 आरक्षित सीटें राजनीतिक समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस चुनावी मौसम में आदिवासी इलाके का 2 बार दौरा कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब पहली बार आदिवासी इलाके में गए तो वे रात को 10 बज जाने के चलते अपना भाषण नहीं दे पाए। ऐसे में उन्होंने वादा किया कि वे फिर से इस इलाके में आएंगे। यहाँ पर जलियांवाला बाग के नाम से कहे जाने वाले आदिवासियों के इस सबसे बड़े मानगढ़ धाम में आकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की, शहादत को नमन भी किया। साथ ही अपनी सरकार द्वारा आदिवासी इलाके के लिए बनाई गई तमाम योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की अपील भी कर डाली। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदिवासी समुदायों को कांग्रेस से जोड़ने की दिशा में लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि राजस्थान में कभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक था। लेकिन बीजेपी ने भी उनमें सेंध लगाई। कांग्रेस से बिछड़े वोट बैंक को फिर से कांग्रेस में लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के आरक्षित सीटों पर आदिवासी दिवस, सार्वजनिक अवकाश और अपनी सरकार की सभी बड़ी योजनाओं को वहां बेहतर तरीके से लागू करने पर विशेष फोकस कर रहे हैं। उदयपुर संभाग यानी मेवाड़ में 28 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बांसवाड़ा, चौरासी, प्रतापगढ़, बागीडोरा, गढ़ी, संबलूर, गुगुंदा, झाड़ौल, कुशलगढ़ और घातौल जैसी सीटों पर 75% के करीब ज्यादा जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है, जो कि सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने आदिवासी इलाके में अपने बड़े नेता राहुल गांधी की सबसे बड़ी जनसभा का भी आयोजन कर दिया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे और अपनी सरकार की तरफ से आदिवासी इलाकों के लिए कई बड़ी योजनाओं की उन्होंने सौगात भी दी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने 2 बार पत्र लिखकर आदिवासियों के धाम मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग भी उठा दी और राहुल गांधी का पूरा भाषण भी आदिवासी इलाके के विकास और आदिवासियों पर ही पूरी तरह केंद्रित रहा। अगर आंकड़ों की बाजीगरी पर गौर करें तो प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 141 सामान्य वर्ग की सीट हैं, 34 अनुसूचित जाति एससी और 25 अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए रिजर्व है। एसटी सीटों की हिस्सेदारी करीब 12.15%, जो कि चुनावी हार जीत के लिहाज से बेहद अहम है। 2018 के विधानसभा के नतीजों पर गौर करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी के खाते में 72 सीटें आई। कांग्रेस ने 13 एसटी सीटें जीती, वहीं बीजेपी के खाते में 8 एसटी सीटें आई थी। राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि जिसने भी मेवाड़ वागड़ का रण जीता, राजस्थान में सरकार उसी की बनी। बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के सक्रिय राजनीति से विदाई के चलते उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की चिंताएं बढ़ी। वहीं बीटीपी, जनता सेना और अब भारतीय आदिवासी पार्टी का बढ़ता आधार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही सताने लगा है। यही कारण है कि अब ये दोनों ही पार्टियां एक स्पेशल टास्क के तहत इन क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों में जुटी। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ केजे शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।